नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरी। दोस्तों, एनसीईआरटी बहुत महत्व रखती है। अगर आप किसी भी क्लास के हो या फिर किसी भी बोर्ड के हो, किसी भी मीडियम के हो, अगर आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य भविष्य में प्रशासनिक नौकरी हासिल करना है, तो आपके लिए एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप क्लास 6 से लेकर 12th तक की बुक को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो आप यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, आसानी से 70% तैयारी उनकी कर सकते हैं एनसीईआरटी के माध्यम से। इसके ज़रिए आप अपना एक बड़ा वक्त किसी कोचिंग क्लासेस को देने में या फिर ज़्यादा बुक्स पर समय देने से बच सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों या फिर आप एनसीईआरटी क्लास 6 के विद्यार्थी हों, आपको मैं पूरी तरह से एक एनालिसिस वाला वीडियो बना रहा हूं और आज से हम क्लास 6 से लेकर 12th तक के सभी विषयों की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इसके दो उद्देश्य होंगे। पहला, मैं अपनी पढ़ाई मतलब अपने एमपीपीएससी के लक्ष्य को पाने में सफल होने का प्रयास करूंगा। दूसरा, अगर आप एनसीईआरटी के विद्यार्थी हैं या फिर मेरी तरह किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी मदद हो सकेगी। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला लेसन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। मैं आपको स्थान भी बताऊंगा, इसमें जो जो स्थान पूछेंगे एटलस स्टूडेंट के माध्यम से। आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर पश्चिम की सुलेमानी और किरथल पहाड़ियाँ। शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि इस अध्याय में क्या है। तो इस अध्याय में बताया गया है कि कब, क्या और कहाँ था और कैसे हुआ। यानी कि स्टूडेंट के मन में एक प्रश्न उठाना चाहता है यहाँ पर एनसीईआरटी कि आप अगर 2 महीने पहले की जानकारी लेना चाहेंगे तो आप याद कर सकते हैं। साल भर की पहले की जानकारी याद करना चाहें तो किसी उस समय के व्यक्ति जिसे उस बात की अच्छी जानकारी हो, वो आपको बता सकता है। लेकिन आप 400 साल पहले, 1000 साल पहले की जानकारी किस तरह ले सकते हैं? क्या आपके मन में यह प्रश्न नहीं उठता कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहा करते थे, वह कैसे घरों में निवास करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या वो भी हम बच्चों की तरह खेल खेलते थे? इस तरह के कई प्रश्न होंगे। तो इस तरह के प्रश्न स्टूडेंट्स के मन में उठाना पहले अध्याय का उद्देश्य है। और पहला अध्याय बताता है कि मानव सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, कैसे नगरों का विकास हुआ, कैसे हमने पशुपालन, खेती और बीज बोना प्रारंभ किया। यह पुरापाषाण कालीन सभ्यता के बाद जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित हुई, उस समय की बात यहाँ पर होती है। आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर पश्चिम की सुलेमानी और किरथल पहाड़ियाँ, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 साल पहले स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। ध्यान से देख लीजिए, यह वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। यह क्षेत्र प्राचीन काल में भारत का ही हिस्सा था, किंतु वर्तमान समय में यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक जैसे क्षेत्रों में आता है। उन्होंने भेड़, बकरियों, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ये लोग गांव में रहते थे, यानी कि इनकी सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। आइए अब मैं आपको इसे मैप में दिखाता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, ये रही यहाँ पर सुलेमान की पहाड़ियाँ। आप देख सकते हैं सुलेमान की पहाड़ियाँ, ये भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर आपको नज़र आती है। उसी तरह यहाँ पर भी आपको ये किरथल की पहाड़ियाँ नज़र आ जाएंगी। तो ये भी आपको भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर नज़र आएंगी और इनका कुछ क्षेत्र इधर अफगानिस्तान, ईरान, इराक तरफ भी जाता है। तो ये सभी पहाड़ियाँ मतलब भारत के ही सीमाओं से लगी हुई पहाड़ियाँ हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ ऐसे क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर क्षेत्र में हैं। विंध्य के उत्तर क्षेत्र में है, कहाँ है ये विंध्य का उत्तर क्षेत्र? तो मैं आपको इसको इंडिया के मैप के जरिए बताऊंगा। जैसे कि मेरे पास बहुत ही बड़ा मैप है, मैं आपको बता दूं। विंध्य का क्षेत्र बोल रहा है तो ये इधर वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है।
इधर वाला क्षेत्र हो गया। ये बिहार है, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि पटना या फिर कहें तो मगध, यहाँ पर ही भारत का पहला शहर बना था। मतलब सबसे बड़ा साम्राज्य यहीं से खड़ा हुआ था, मगध साम्राज्य, जिसमें पहला वंश जो था बिंदुसार वंश था, जिनका संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। जो बिंबिसार था वो हैयक वंश का संस्थापक था और मगध में पहला साम्राज्य उसने स्थापित किया था, और मगध का पहला वंश हैयक वंश को कहा जाता है। और कहा जाता है कि जो बिंबिसार था वह प्रतापी था, और इसके बारे में माना जाता है कि इसकी 500 से ज़्यादा रानियाँ थी। भाई हम एक को नहीं झेल पाते और इनकी 500 से ज़्यादा रानियाँ थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, इसे हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले भारत में कृषि का विकास हुआ है, यह आप देख लीजिएगा। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे, अब सिंधु और उसकी सहायक नदियों का आप पता लगाइए, ये मैं आपको काम देता हूँ। ठीक है, चाहे वो सतलज हो जाए, रावी हो जाए, व्यास हो जाए, ये इसकी सहायक नदी है। मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। जैसे कि आपको मालूम होगा कि भारत की सबसे नवीन सभ्यता या फिर सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो सिंधु नदी के किनारे शुरू हुई थी। ठीक है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्रवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। 2500 वर्ष पूर्व, मतलब 2500 साल पहले भारत में नगरों का विकास प्रारंभ हुआ। अब आगे देखते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि भारत का नाम भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इंडिया कैसे पड़ा। भारत के 4 नाम हैं, कौन कौन से हैं? भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है और आर्यावर्त है। देखते हैं। हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को उन्होंने इंदोस कहा। इसका मतलब हम ये कहते, कई बार हम कहते हैं कि सिंधु को हम इंग्लिश में इंडो कहते हैं, इंडो सिविलाइजेशन कहते हैं, या फिर इंडो सभ्यता कहते हैं, इंडो सिविलाइजेशन कहते हैं भारत की सभ्यता को। जबकि ईरानियों ने सबसे पहले, ईरानी और यूनानियों ने हमें इंदोस या इंदौस कहा था, जिसके कारण यही परिवर्तित होकर बाद में इंडिया बना। तो इस तरह हमारे देश का एक नाम क्या हुआ? इंडिया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो यह है भारत नाम होने का प्रमाण। मतलब उत्तर पूर्व में रहने वाले, जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो भारतीय थे, वह अपने देश के लिए भारत शब्द प्रयोग करते थे। और कुछ ग्रंथ बताते हैं कि एक सम्राट हुए थे भरत चक्रवर्ती, जिनके वीरता से प्रभावित होकर इस देश का नाम भारत पड़ा। ये 2 तथ्य हैं भारत नाम होने के। हिंदुस्तान की बात करें तो ईरानियों द्वारा सिंधु सभ्यता के अपभ्रंश से बदलकर सिंधुस्तान से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान हुआ है, यह आप देख सकते हैं। इसी तरह अंग्रेज़ों ने इंडिया का एक फुल फॉर्म बनाया है, तो आप इंडिया का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया। ठीक है, ये रहा है इंडिया का फुल फॉर्म। वही भारत का चौथा नाम है आर्यावर्त। तो आप जैसे कि जानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी, वहाँ के वैदिक लोग जो थे वे आर्य थे, और भारत में आर्यों का आगमन हुआ और उन्होंने भारत में वैदिक सभ्यता का विकास किया। इसलिए आर्यों का देश होने के कारण इसे आर्यावर्त कहा गया है। तिथियों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इतिहास कुछ चीज़ों पर डिपेंड होता है, जैसे कि डेट, घटना, लोग, स्थान। ये स्तंभ हैं इतिहास के, और इनसे ही इतिहास बनता है। आप तिथियां याद नहीं कर पाएंगे इतिहास में, तो आप एक
आंसर को एक तथ्यों भरा एक फैक्चुअल आंसर नहीं बना पाएंगे। जैसे कि आपने एक डेट याद की कि 269 में अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया, लेकिन आपको ये बहुत कन्फ्यूज़न है कि 269 ईस्वी है या फिर 269 ईसा पूर्व है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में जो एग्जामिनर होता है वो हमारे दिमाग से खेलने के लिए कुछ भी डेट के आगे ईसवी भी लगा देता है और ईसा पूर्व भी लगा देता है। जैसे कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो 1947 ईस्वी या 1947 ईसा पूर्व। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये ईस्वी क्या है, ये ईसा पूर्व क्या है, ये बीसी क्या है, ये एडी क्या है, या फिर ये सीई क्या है, या फिर ये बीसीई क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, ईसा मसीही जो कि ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, ईसाई धर्म के सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं, उनके जन्म के पहले की तिथियों को हम क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। इसका फुल फॉर्म होता है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। और इनके जन्म के बाद की तिथियों को हम क्या कहते हैं, ईसवी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पश्चात की तिथियाँ ईसवी कहलाती हैं। अब इसी में हम इनको अंग्रेजी में कहते हैं, जैसे हम ईसा पूर्व को अंग्रेजी में कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह से पहले, बीसी कहलाएगा, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां एडी कहलाती है, यानी ईसवी, ठीक है। यानी ईसा पूर्व को हम इंग्लिश में कहेंगे बीसी और ईसवी को कहेंगे एडी। अब ये इंग्लिश वाले भी आप ध्यान से रख लें, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बाद में बड़ी क्लास में जाते हैं और इंग्लिश में लिखा मिलता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये इनके फुल फॉर्म याद रख लें तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं बनेगी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब एनो डोमिनी, ठीक है। अब जो एनो डोमिनी है यह एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। अब कई बार आप एडी की जगह सीई लिखा हुआ पाते हैं और बीसी की जगह बीसीई लिखा पाते हैं, तो इन अक्षरों का जो मतलब होता है, जैसे सीई का मतलब होता है कॉमन एरा तथा बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, तो इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश अब इस कैलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं और यह एक नॉर्मल कैलेंडर है। जो ईसाई धर्म में विश्वास नहीं रखते या फिर एक अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, किसी भी धर्म का प्रतीक अपनी शिक्षा प्रणाली में नहीं देखना चाहते, वो लोग इनका उपयोग ज़्यादा करते हैं। भारत में इस तरह की गणना या इस तरह की डेट लिखने की विधि का प्रयोग शुरू हुआ 200 वर्ष पूर्व से, यानी अंग्रेज़ों की देन है भाई साहब ये भी। और हम अब आगे देखते हैं, कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का प्रयोग भी इसमें होता है, हालांकि बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले बीपी ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं बीपी का प्रयोग भी आपको दिख सकता है। बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट। अब यहाँ ब्लड प्रेशर ना देख लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसोट्टा नामक एक कस्बा है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसोट्टा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक अभिलेख, एक ही लेख में 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी मिस्री लिपि का प्रयोग इसमें मिला है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। यहाँ प्रश्न बड़े एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कारतूस किसे कहते हैं, 1 या 2 नंबर पर, ठीक है। 2-3 लाइनों के जो आंसर लिखने के होते हैं ना स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी में, उनमें पूछ सकता है कि कारतूस किसे कहते हैं। और जो आप 6वीं क्लास के एनसीईआरटी विद्यार्थी हैं उनके लिए यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि मिस्र की लिपि किस तरह की है, तो चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। आप देख सकते हैं मिस्र की लिपि। और आगे देखें, अब आप यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द देख सकते हैं। यात्रा मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने जाना। पांडुलिपि, पांडुलिपि इसे इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। पांडुलिपि या फिर ताड़ के पत्तों या फिर मुर्ज जैसे पत्तों पर इसे लिखा जाता था। हम इसे वर्तमान में ताम्रपत्र के नाम से भी जानते हैं।
पहले होता था कि हमारे सदियों सालों पहले के पूर्वज थे, शुरुआत में तो वे एक दूसरे से सुनकर, जैसे मेरे दादाजी ने पापा जी को बताया, पापा जी ने मुझे बताया, मैं अपने बेटे को बताऊंगा। लेकिन जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना अब इसे कागज़ों में उतारा जाए। तो इस समय के जैसे कि कागज़ तो नहीं थे, इसलिए कुछ लोग कपड़ों में लिख लिया करते थे, कुछ लोग छालों में लिख लिया करते थे, कुछ लोग पत्थरों में लिख लिया करते थे, इस तरह से लिखा करते थे। अभिलेख वही जो पत्थरों में या शिलालेखों में लिखा जाता है, उत्तीर्ण किया जाता है। अभिलेख इसलिए लिखे जाते थे ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन्स को उनकी जानकारी पता चल सके। और पत्थरों में ही लिखा इसलिए जाता था क्योंकि इसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता और ये कई वर्षों तक जैसे के वैसे रहते हैं। पुरातत्व यानी किसी भी प्राचीन जानकारी जो हमें खुदाई के दौरान मिलती है या फिर किसी भी खोजबीन से प्राप्त होती है, उसे हम पुरातत्व कहते हैं। इतिहासकार इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाला इतिहास कहलाता है। स्रोत मतलब सोर्स, उसको प्राप्त करने के क्या क्या सोर्स हैं, क्या क्या प्रकार हैं, उन्हें हम स्रोत कहेंगे। लिपि का मतलब होता है लिखावट, जैसे ये मैंने लिखा हूँ तो ये मेरी लिपि है। अब हम प्रमुख तिथियां देख सकते हैं जो 6वीं के विद्यार्थी या फिर अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण है। कृषि का आरंभ हुआ 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हुआ और सिंधु घाटी का प्रथम आधुनिक शहर लोथल को कहा जाता है और इसका प्रथम जो शहर था या फिर जो पहला नगर था वह मोहनजोदड़ो था। गंगा घाटी के नगर मगध का विकास या फिर मगध जैसे बड़े राज्य की उत्पत्ति 2500 वर्ष पूर्व हुई। वर्तमान नगर या फिर वर्तमान समय लगभग 2000 वर्ष पूर्व से पहले होता है। दोस्तों की कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा प्लीज़। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो को बनाने में। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, आपके और मेरे हम दोनों के पास अभी वक्त है कि हम अपने व्यवहार को पुराने अनुभवों से सबक लेकर सुधारें। ये मेरे नहीं, डेविड ह्यूम के विचार हैं। दोस्तों जिस तरह मोबाइल ऐप के सॉफ्टवेयर के लिए अपडेट होना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह इंसान के लिए भी अपडेट होना बहुत ज़रूरी होता है। जो वक्त के साथ नहीं बदलते उन्हें वक्त बदल देता है। दोस्तों फिर मिलेंगे। जय हिंद।